दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 जनवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप अपने बिजनेस को केडीबी लाइव के माध्यम से प्रमोट करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, प्रमोशन करना चाहते हैं तो फिर आप आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा इस नंबर पर संपर्क करके आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। ये नंबर केडीबी लाइव की ऑफिशियल नंबर है। तो अभी आप कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने बिजनेस को प्रमोट के बारे में जानकारी लें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासी फिजाओं में एक शख्सियत चर्चा में है। उनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा। अब उनको लेकर के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। जब सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उनको जब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो वो चले जाएं, उनको जब मौका मिलता है तो फिर वे चले आते हैं। सीएम नीतीश कुमार पटना के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कहा कि जो खुद भाजपा के संपर्क में जाना चाहता है वही ये सब खुद बोलते रहता है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा है कि हम किसको कितना आगे बढ़ाएं, कौन कहां चला गया, खैर ये सब बात छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। उन्होंने सुशील कुमार मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि हमारी पार्टी कमजोर नहीं हो रही है बल्कि पहले से और मजबूत हुई है। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा हाल ही दिनों में पार्टी से काफ़ी नाराज चल रहे हैं। जब उन्होंने पिछले दिनों बयान में कहा था कि वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले 2 साल से पवेलियन में बैठे हुए हैं, जब पार्टी उनका कोई भी उपयोग नहीं कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस वाले बयान का भी विरोध किया था, जहां इसे वापस लेने और फिर जनता से माफ़ी मांगने की भी बात कही थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 10 जिलों के शहर बनने की योग्य ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जी हाँ, यानी कि 10 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को शहर बनाया जाएगा। जब ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों की तर्ज पर विकसित करने के लिए सरकार ने 10 जिलों का मास्टर प्लान स्वीकृत किया है। जब शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा बिहार के सभी सदर अस्पताल, जिला अस्पताल और अनुमंडल अस्पताल में भर्ती मरीजों के वस्त्र की आपूर्ति, अस्पताल भवनों की सफाई, वस्तुओं की धुलाई और मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन की साफ सफाई अब ग्रामीण जीविका पोर्जन समिति के जीविका समूह से कराने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। आज की बैठक में कुल 21 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। जिन जिलों का मास्टर प्लान तैयार किया गया है उनमें अरवल, सोनपुर, सुपौल, शेखपुरा, बांका, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, नवादा और भागलपुर जिला शामिल है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद संबंधित जिलों के मास्टर प्लान के अनुरूप कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधा से युक्त करके शहरी क्षेत्र की मान्यता दी जाएगी। जब शहरों को विकसित करने की योजना नगर विकास एवं आवास विभाग बनाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने एक ग्रामीण आजीविका योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं जीविका दीदियों को सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज और फिर अस्पतालों में नियुक्ति करने का फैसला किया है। यानी कि बिहार के मेडिकल कॉलेजों में स्वयं सहायता और फिर जीविका दीदियों को बहाल करने का फैसला किया गया है। ये महिलाएं रोगियों को साफ सफाई संबंधित सेवाएं प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया है। ये प्रस्ताव बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंत्रिमंडल परिषद के समक्ष लाया गया था। इससे जीविका दीदियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जहां उन्हें इन सेवाओं के लिए उचित भुगतान किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कई मौके पर शराबबंदी कानून को वापस लेने की मांग कर चुके हैं। जहां अब एक बार फिर से गया में भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोध गया के कालचक्र मैदान में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खुले मंच से फिर से बिहार में शराबबंदी समाप्त करने की मांग उठाई है। अपने ठेठ मघे अंदाज में जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव से कहा कि इस संबंध में वे भी पीछे से इसमें बात करेंगे। जहां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव के उद्घाटन के दौरान हम के संरक्षक यानी कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी हटने से पर्यटन में 10 गुना बढ़ोतरी होगी। बोध गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल कहने से नहीं बल्कि विदेशी मेहमानों को खाने पीने की चीज़ों को प्रबंध करने से अंतर्राष्ट्रीय स्थल कहलाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि देश विदेश से आ रहे पर्यटक यहाँ रुक नहीं रहे हैं। यहाँ थोड़ी देर घूम करके सीधे बनारस और फिर पड़ोसी राज्य झारखंड के हजारीबाग चले जा रहे हैं, जिससे राज्य को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जब बाहर के पर्यटक रुकेंगे ही नहीं तो फिर विदेशी मुद्रा से राजस्व कैसे बढ़ेगा।
जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम सीएम नीतीश कुमार जी से अंदर ही अंदर शराबबंदी को समाप्त करने के लिए मांग करेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी से भी कह रहे हैं कि इसे समाप्त करने के लिए उन्हें कहें। जहां प्रतिबंध लगाने से बोध गया का पर्यटन घट गया है। अगर यहां शराबबंदी हटेगा तो फिर बिहार के पर्यटक बिहार में ही रुकेंगे और इससे बिहार की आय बढ़ेगी, बिहार की कमाई ज़्यादा होगी। दोस्तों बात करते हैं कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अब सीधे नीतीश कुमार से भिड़ गए हैं। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन्हें जवाब दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें फिर से पार्टी में लाने पर दल के भीतर लोग तैयार नहीं थे, पर मेरे कहने के बाद लोग राजी हुए। मेरा तो उनके प्रति प्रेम का भाव है, लेकिन कुछ दिनों से उनका व्यवहार तो लोग देख ही रहे हैं। हम इतना स्नेह रखते हैं फिर भी चला जाता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में हमें जो कहना था वह पहले ही कह चुके हैं। जहाँ वे क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। जहाँ हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक दल में कोई बात होती है तो फिर उस पर आपस में चर्चा होती है, ना कि सार्वजनिक रूप से। जहाँ प्रतिदिन उसके बारे में नहीं बोला जाता है। लोगों को अगर अपनी बातें कहनी है तो फिर वे पार्टी के भीतर करनी चाहिए, कहनी चाहिए। जहाँ पहले उपेंद्र कुशवाहा बहुत अच्छा कर रहे थे, पर अचानक उनका क्या हो गया, उनको क्या हो गया पता नहीं। जहाँ हमसे तो 1 महीने से कोई बात ही नहीं हुई है। जहाँ हर आदमी को बोलने का अधिकार है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन सरकार बने अभी 6 महीने ही पूरे हुए हैं, लेकिन महासंग्राम इस कदर है कि मानो सालों पुराना साथ हो। जब बिहार में नई सरकार बनते ही जब बीजेपी हमलावर हुई तो फिर नीतीश कैबिनेट से एक के बाद एक 3 मंत्रियों के टिकट गिर गए। कानून व्यवस्था, शराबबंदी, जहरीली शराब से मौत, रामचरितमानस शहरों को करबला बना देंगे वाले बयान पर चला आ रहा महासंग्राम अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अब उपेंद्र कुशवाहा का चैप्टर खुल गया। आरसीपी सिंह के बाद अब जदयू में उपेंद्र कुशवाहा का जाना तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आज जेडीयू से इस्तीफा दे सकते हैं, जो जदयू के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ रहते हैं तो फिर उनका स्ट्राइक रेट 100 का हो जाता है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा 3 दिनों तक एम्स में एडमिट रहने के बाद जब पटना वापस लौटे तो फिर उन्होंने 2 बयान दिए। उसके बाद बिहार की राजनीति में तूफान मच गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जदयू का जो जितना बड़ा नेता है वो बीजेपी के उतने संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा का निशाना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर जेडीयू प्रेसिडेंट ललन सिंह की तरफ था। उपेंद्र कुशवाहा का निशाना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर जेडीयू प्रेसिडेंट ललन सिंह की तरफ था। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लालू नीतीश समय से दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी विरोधी सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की उम्मीद अभी नहीं छोड़ी है। वे इंतजार कर रहे हैं कि सभी पार्टियां एक साथ बैठे और फिर से मोर्चेबंदी पर चर्चा करें। इसके लिए आने वाले दिनों में वे देश यात्रा पर निकलने वाले हैं। आपको बता दूं कि पिछले साल शुरू हुई नीतीश की विपक्षी एकजुटता की मुहिम फिलहाल ठंडे बस्ते में है। जब विपक्षी एकता को लेकर के देश की यात्रा पर जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे एक बार फिर से पार्टी से बातचीत कर चुके हैं। अभी कई पार्टियों का अपना अपना कार्यक्रम चल रहा है। जब उनका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा और बुलाएंगे तो फिर कितने दल आगे मिलकर के काम करेंगे ये बैठ करके तय हो जाएगा। सीएम नीतीश कुमार अभी सभी पार्टियां अपने अपने काम में लगी है। जब लोकसभा चुनाव में अब ज़्यादा दिन नहीं है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सभी दल एक साथ बैठक करके चर्चा करें। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में हम लोग 7 पार्टियों का साथ में लेकर के सरकार चला रहे हैं। जब बिहार के महागठबंधन में कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर देश भर में विपक्षी दलों को एकजुट होना है तो फिर सभी के साथ मिलकर के बैठ करके बातचीत करनी होगी। यह कांग्रेस की अभी यात्रा चल रही है। सभी लोग जब फ्री हो जाएंगे तो फिर मिलकर के चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे, बात करेंगे। आपको बता दूं कि अगस्त 2022 में बीजेपी का साथ छोड़कर के बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने देश भर की विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम शुरू की थी। इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, शरद पवार समेत अन्य कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की, मगर बीजेपी के खिलाफ नए मोर्चे को लेकर के बात नहीं बन पाई और नीतीश कुमार की मुहिम ठंडे बस्ते में चली गई। नीतीश कुमार फिलहाल बिहार में समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। जहां समाधान यात्रा पर हैं, फिर 24 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। बजट सेशन खत्म होने के बाद नीतीश कुमार देश की यात्रा पर भी निकलेंगे और विभिन्न दलों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने वाले नेताओं के खिलाफ अब एक संत ने बड़ा फरमान जारी कर दिया है। जहां पहले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और फिर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर की विवादित टिप्पणी की थी। इसे लेकर के पूरे देश में हंगामा शुरू मचा हुआ है। इसी बीच अब जगत गुरु परमहंस ने इस विवाद को नए सिरे से तुल दे दिया है। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काट करके लाने वाले को इनाम दिया जाएगा। उन्होंने इनाम की राशि के रूप में मात्र 500 रुपये देने की घोषणा की है। जगत गुरु परमहंस के इस फरमान का अब विरोध भी हो रहा है। इसे हिंसक बयान माना जा रहा है। दरअसल अयोध्या के जगत गुरु परमहंस ने सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने पर फौरन कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जब मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर के प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। जब मौर्य ने कहा था कि रामचरितमानस में दलितों और फिर महिलाओं का अपमान किया गया है। जब सपा नेता मौर्य ने कहा कि उन्हें रामचरितमानस पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके कुछ हिस्सों में विशेष जातियां और फिर संप्रदायों पर आपत्तिजनक टिप्पणी और फिर कटाक्ष किए गए हैं, जिसके कारण इसे बैन कर देना चाहिए। दोस्तों बिहार के सहरसा के एक अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई और मरीज के परिवार वालों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि डॉक्टर शराब पिए हुए थे और मरीज की जबरदस्ती जान ले ली। जी हाँ, ये सहरसा के अस्पताल के एक डॉक्टर पर आरोप है। परिवार वालों का कहना है कि डॉक्टर शराब पिए हुए थे और मरीज की जान ले ली। जी हाँ, सहरसा जिला के पी आरोग्य निकेतन निजी अस्पताल में यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सुलिंदाबाद के एक मरीज की मौत ऑपरेशन के तुरंत बाद ही हो गई। जब मौत की खबर के बाद गुस्साए परिवार वालों ने डॉक्टर पर शराब के नशे में ऑपरेशन करने और फिर मरीज की जान ले लेने का आरोप लगा करके जम करके बवाल काटा है। घटना दोपहर की है। घटना को लेकर के आक्रोशितों ने सराही मुख्य मार्ग को घंटों जाम करके आरोपित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मृतक मरीज सदर थाना क्षेत्र के सुलिंदाबाद के रहने वाले अशोक पोद्दार थे। लीवर में सूजन की शिकायत मिलने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज की मौत हो गई। अब परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर शराब पी करके ऑपरेशन कर रहे थे और उसकी जबरदस्ती जान ले ली। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई का इलाज के दौरान निधन हो गया। इसके बाद भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में बड़ा हंगामा चल रहा है। अस्पताल के आईसीयू में भर्ती केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के छोटे भाई निर्मल चौबे की मौत हो गई। आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है। यह घटना के बाद परिवार वाले JLNMCH में हंगामा किया। मौके पर अस्पताल अधीक्षक भी मौजूद थे। कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी मौके पर थे। हंगामे को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई निर्मल चौबे भागलपुर के JLNMCH में आईसीयू में भर्ती थे। परिवार वालों का आरोप है कि आईसीयू में डॉक्टर समय पर मौजूद नहीं थे। उनका कहना था कि JLNMCH जैसे अस्पताल में आईसीयू में वक्त पर डॉक्टर का मौजूद नहीं होना बड़ी लापरवाही है। अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास को घेर करके परिवार वाले हंगामा किया। मौके पर सिटी DSP पहुंच करके मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन नाराज परिवार वाले नहीं माने। उन्होंने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके निलंबन की मांग कर डाली। दोस्तों बात करते हैं कि चाय की दुकान में चाय पी रहे 4 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई जब बेहोश होकर के चारों दुकान के पास गिर पड़े, जिसके बाद आनंद फानन में चारों को अस्पताल ले जाया गया। चाय पीने के बाद जिनकी तबीयत खराब हुई उनमें एक महिला भी शामिल है। यह घटना पटना पालीगंज के लाल बंजरा गांव की है, जहां एक महिला और फिर 3 पुरुष चाय पीने के बाद अचानक बेहोश हो गए। जहां इस बात की खबर आग की तरह फैल गई और फिर देखते ही देखते लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दोस्तों खबर बिहार के सहरसा जिले से आ रही है, जहां सलखुआ थाना क्षेत्र के बोहरबा में सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान जम करके फायरिंग की गई। इस घटना में बोहरवा के रहने वाले अरविंद यादव को पेट में गोली लग गई, जबकि दूसरे व्यक्ति सनोज यादव को सिर में गंभीर चोटें आई है। यह शुक्रवार की देर शाम हुई इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, जहां दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज जारी है। घटना को लेकर के पीड़ित के भाई आनंद कुमार यादव ने बताया है कि वे लोग शुक्रवार के शाम करीब 5 बजे कोरबा से सरस्वती की प्रतिमा को विसर्जन के लिए निकले थे। इसी दौरान पप्पू यादव, गुड्डू यादव, कृष्णा कुमार उर्फ गुड्डू, शिवनंदन यादव, राजन यादव, बाबू यादव सहित 10 से 15 अज्ञात लोग मौके पर पहुंच करके और फायरिंग करनी शुरू कर दी। मूर्ति विसर्जन को लेकर जा रहे झुंड पर इन लोगों ने 20 से 25 राउंड गोलियां बरसाई, जिसमें एक गोली उनके भाई अरविंद यादव के पेट में लगी। वहीं सनोज यादव को हथियार के बट से मार करके घायल कर दिया।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से प्रशासनिक अराजकता की स्थिति है। मुख्यमंत्री के विकास का एजेंडा पटरी से उतर चुका है। ऐसे में न्याय के साथ विकास की बात बेईमानी हो चुकी है। भ्रष्टाचारियों के सहयोग से सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री के लिए भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जहाँ अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है। दिन दहाड़े लूटपाट, हत्या, छिनतई और फिर और तरक्की की महिलाओं के साथ घटनाएं आम बात हो गई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने और फिर उप मुख्यमंत्री पद पाने की कवायद में प्रशासनिक अराजकता चरम पर है। जब विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पूर्णिया में गणतंत्र दिवस के दिन खुलेआम पाकिस्तानी झंडा लहराया जा रहा है, तो फिर किसी महिला को बलात्कार से बचने के लिए चलती बस से छलांग लगाने के लिए विवश होना पड़ता है। मगर इन सब के बावजूद भी सत्ता शीर्ष को शर्म महसूस नहीं हो रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार का प्रशासनिक तंत्र बालू दारू के खेल में उलझा हुआ है। लाखों लीटर शराब की प्रतिदिन आवक के बावजूद भी पुलिस 150 लीटर शराब बरामद करके अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। 17 सालों से गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की खस्ताहाली से आंखें मूंदे हुए हैं। जब प्रशासन पर मुख्यमंत्री की कोई पकड़ नहीं रह गई है। खेमे में बटे प्रशासनिक अमले की निष्ठा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दो पार्टों में बटी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने गोपालगंज में कहा है कि बिहार की स्थिति तब सुधरेगी जब हजारों अच्छे लोग वार्ड सदस्य 5-6 हजार अच्छे मुखिया सरपंच बनेंगे और जब सैकड़ों अच्छे लोग जिला प्रमुख विधायक जीत करके आएंगे। खाली मुख्यमंत्री बदलने से बिहार नहीं सुधर सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की व्यवस्था में ऊपर से लेकर के नीचे तक घुन लग चुका है। सब चोर हो गए हैं। जहाँ गरीब के नाम पर केवल लूट मची हुई है। इसलिए जनसुराज यात्रा के माध्यम से वे इस व्यवस्था को बदलने आए हैं। जहाँ राघोपुर में तेजस्वी यादव के विरोध पर प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा है कि इतनी सुरक्षा के बाद भी विरोध हो रहा है। प्रशांत किशोर ने गोपालगंज में एक आम सभा के दौरान तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता जिसे बटन दबा करके नेता बना रही है, वह उनसे पूछने नहीं आ रही है कि आप किस दुर्दशा में रह रहे हैं। गलती से नेता अगर आ भी गया तो इतनी सुरक्षा और बड़े स्टेज पर बैठेगा कि जनता से उसकी भेंट भी नहीं हो पाती। प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि राघोपुर में तेजस्वी यादव की गाड़ी के नीचे कल एक आदमी लेट गया। जब तेजस्वी यादव के क्षेत्र राघोपुर में 30 साल से एक गांव में सड़क ही नहीं बनी है, जबकि वे खुद ही पथ निर्माण मंत्री हैं और उनके अपने क्षेत्र की ये दशा है। ऐसे में समझ सकते हैं कि बिहार में कितना विकास हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा को लेकर के खगड़िया पहुंचे। जहां सीएम नीतीश कुमार यहां कई तरह की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जहां वही अब एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार की इस यात्रा को लेकर के बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये वही खगड़िया है जहां आपको मंच पर चढ़ने तक नहीं दिया गया था। राजद के द्वारा आज आप अपने ही साथ जाकर के बैठ गए हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री अपनी 14वीं यात्रा पर निकले हुए हैं। जहां सीएम नीतीश कुमार ने इस यात्रा का नाम समाधान रखा है। इस दौरान वे सरकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और जीविका दीदियों के साथ संवाद भी कर रहे हैं। वही सीएम नीतीश कुमार की इस यात्रा को लेकर के विपक्षी दलों की तरफ से लगातार सवाल उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुछ याद ताजा करवा देता हूं। खगड़िया का ये वही जिला है जहां राजद के लोगों ने आपको भरपूर सुरक्षा के बावजूद भी मंच पर चढ़ने नहीं दिया था। यहाँ की समस्याओं का समाधान आपसे नहीं हो सका। आज भी ये जिला बदहाली में जी रहा है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी आप किसी भी चीज का उपयोग सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। आपकी शुरू से ही यही योजना रही है, फूट डालो और राज करो। लेकिन अब बिहार की जनता सब कुछ समझ चुकी है। उन्हें आज खगड़िया में लोगों को जवाब देना। दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज पद यात्रा पर निकले हुए हैं। इस दौरान वे लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मार्च 2022 में ही नीतीश कुमार ने मुझे बता दिया था कि वे महागठबंधन बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही लगे हाथ प्रशांत किशोर ने बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को भी सलाह दे डाली है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री को बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। जब बिहार में बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि समाज का कोई भी वर्ग बेरोजगारी और फिर पलायन की समस्या से अछूता नहीं है। बिहार के सभी वर्ग के लोग बेरोजगारी की समस्या से तंग आकर के दूसरे जगहों पर पलायन करने को मजबूर हैं। यहाँ किसानों को खेती करने के लिए कई परेशानियां उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि जनसुराज पद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाकर के उनकी समस्याओं को समझ करके उनका संकलन किया जा रहा है, या उनके समाधान के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, जिसे पद यात्रा खत्म होने के बाद जारी किया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 1 फरवरी से शुरू हो रही इंटर की परीक्षा में मुजफ्फरपुर सहित 9 जिलों में छात्रों से अधिक छात्राएं परीक्षा देगी। यहां समिति के आंकड़े के मुताबिक पिछले साल 5 जिलों में छात्रों की संख्या अधिक थी, वहीं 5 जिलों में छात्र छात्राओं का अंतर 4-500 का ही रह गया है। मुजफ्फरपुर में इंटर की परीक्षा में 56,102 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें 28,589 छात्राएं हैं। छात्राओं के लिए 43 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4 आदर्श केंद्र होंगे। इन केंद्रों पर केंद्रीक्षक से लेकर के वीक्षक सहित अन्य सभी स्टाफ महिलाएं होंगी। डीईओ अजय कुमार सिन्हा ने सभी केंद्रीय अधीक्षकों को परीक्षा से पहले यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आदर्श केंद्र पर पुरुष स्टाफ की ड्यूटी ना लगे। वहीं 27,512 छात्रों के लिए 24 केंद्र बनाए गए हैं। 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है, यानी कि अब काफी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में एक्सपर्ट की राय है कि परीक्षार्थी नए टॉपिक पढ़ने के बजाय रिवीजन पर ध्यान दें। वहीं पर एक शिक्षक रवीश कुमार का कहना है कि अब तक जो भी तैयारी की गई है उसका रिवीजन करें, इसके लिए शेड्यूल बना लें। एक दिन में 2 विषयों का रिवीजन करने का प्रयास करें। जिन विषयों की परीक्षा अंत में है उन्हें पहले देख लें, ऐसे में काफ़ी आसानी होगी। जब परीक्षा को लेकर के किसी तरीके का तनाव ना ले, संतुलित भोजन और फिर भरपूर नींद लेने का प्रयास करें। दोस्तों बात करते हैं कि कल सीमांचल, मिथिलांचल सहित पटना और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रही। हालांकि धूप निकलने से ठंड का प्रभाव कम रहा। जहां अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना है। इसके कारण ठंड का प्रभाव बना रहेगा, जिसके बाद सीमांचल का तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया। यही हाल मिथिलांचल और पटना का भी है। राजधानी पटना समेत बिहार के 9 जिलों के नवादा, सबौर, भागलपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीवान, सारण का अधिकतम तापमान बढ़ा है। जब बचे हुए जिलों में अधिकतम तापमान में कमी आई है। नवादा, शेखपुरा, जमुई, बांका, सबौर, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, फॉरबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने बिहार बीएसईबी डीएलएड परीक्षा 2023 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार परीक्षा के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 8 फरवरी 2023 है। वहीं प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड जारी करने की डेट 2 फरवरी 2023 को की जाएगी। बिहार डीएलएड की लिखित परीक्षा 13 मार्च से 20 मार्च 2023 तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद 27 मार्च 2023 को आंसर की जारी की जाएगी। आंसर की डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2023 तक होगी। आपको बता दूं कि बिहार बीएसईबी डीएलएड एग्जाम रिजल्ट अगस्त या फिर सितंबर 2023 में घोषित किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के आरा में अवैध शराब के निर्माण की सूचना पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसमें एक इंस्पेक्टर समेत 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जहां शराब माफियाओं ने पथराव करके पुलिस के 3 गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। फिलहाल घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जगदीशपुर अनुमंडल अस्पताल में कराया जा रहा है। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दुल्हीगंज में स्थित घाघा गाँव के महादलित टोले की है, जब पुलिस ने हमले के 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में 27 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। यह संयुक्त रूप से विधानसभा और फिर विधान परिषद के सदस्यों को संबोधित करेंगे। 27 फरवरी को ही बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया जाएगा। जहां ऐसे सत्र की शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति के संबोधन से होगा और जरूरी कामकाज निपटाए जाएंगे। यह शोक प्रस्ताव के बाद पहले दिन की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि फिल्म नायक में बॉलीवुड के सुपरस्टार अनिल कुमार का एक दिन के लिए एमपी बनना आप सभी को तो याद ही होगा। जहां ऐसा ही कुछ बिहार के रोहतास जिला में देखने को मिला है। आपको बता दूं कि रोहतास जिला की हथनी पंचायत की कक्षा 9 की छात्रा काजल को ग्राम सभा के द्वारा वर्तमान मुखिया के सहमति से 3 दिनों के लिए पंचायत का मुखिया बनाया गया है। इन 3 दिनों में वे पंचायत के विकास की नीतिगत फैसले ले सकती है। आपको बता दूं कि हथनी पंचायत में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं के लिए एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार रखा गया कि छात्र या फिर छात्रा इस परीक्षा में फर्स्ट आएगा, उन्हें ग्राम सभा द्वारा वर्तमान मुखिया की सहमति से 3 दिनों के लिए पंचायत का मानक मुखिया बनाया जाएगा। साथ ही इस बात का निर्णय लिया गया है कि जो भी नीतिगत फैसले वे लेंगे उसे ग्राम सभा सर्वसम्मति से पारित करेंगी। इस बात के लिए पूरे गाँव वालों की सहमति है और इस मानक मुखिया को भी फुल पावर दिया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन मोदी सरकार को लेकर के जो सर्वे नतीजे आए हैं उसमें विपक्ष की स्थिति काफी कमजोर बताई जा रही है। लेकिन विपक्ष अभी भी केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने की बात तो कर रहा है, लेकिन सबका अपना अपना एजेंडा है जिससे वे जरा से भी हिलने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। इन्हीं में से एक है बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू, जो भाजपा विरोधी गठबंधन के लिए तो बहुत उतावले हैं, लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से कन्नी काटे जा रहे हैं। अब जाने कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति और फिर अपनी पार्टी की अंदरूनी स्थिति को लेकर के क्या कुछ कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ एक बैठक का इंतजार कर रहे हैं, जहां इसके लिए उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। यह कांग्रेस बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की जूनियर पार्टनर है। यह सबसे बड़ा दल लालू प्रसाद यादव का आरजेडी है। जहां नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की यात्रा को उनकी पार्टी का निजी कार्यक्रम बताया है। यह साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वे लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार के महागठबंधन में शामिल सभी 7 दलों के सहयोग से ही ये उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि रामचरितमानस पर टिप्पणी करके संतों और फिर विरोधी दलों के निशाने पर आए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब अपनी आलोचना पर ऐसी प्रतिक्रिया दी है जिससे विवाद और बढ़ गया है। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनकी जीभ काटने और फिर सिर काटने वाले बयान देने वाले को लेकर के ट्वीट किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को ट्विटर पर लिखा है कि अभी हाल ही में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने के लिए इनाम देने की घोषणा की है। अगर यही बात कोई और कहता तो फिर यही ठेकेदार उसे दहशतगर्द कहते, किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्मचारियों और फिर जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, दहशतगर्दी, महाशैतान या फिर जल्लाद। रामचरितमानस पर टिप्पणी करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि वे अपने बयान पर कायम है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि हमने किसी धार्मिक पुस्तक पर उंगली नहीं उठाई है, जब हमने तो तुलसीदास की लिखी रामचरितमानस के चौपाई के कुछ अंश पर बात की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि स्वाभाविक रूप से मैं सच के साथ खड़ा हूँ, सच हमेशा विजय होता है। यह जनता भी हमारे साथ है। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के आराध्य देव पर हमला नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि माँ बाप की सेवा और फिर उनका सम्मान कितना ज़रूरी है, ये लगभग सब जानते हैं, लेकिन हर कोई श्रवण कुमार नहीं बन पाता। जहाँ पर कारगिल युद्ध में भी कुछ श्रवण कुमार जैसे बेटे मिल जाते हैं, ऐसा ही एक बेटा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है। दरअसल सिंगापुर में रहने और फिर काम करने वाले एक भारतीय ब्लॉकचेन डेवलपर चाहता है कि उसकी माँ को बाहरी दुनिया का अनुभव हो, इसके लिए वे उन्हें समय समय पर घूमता रहता है। लेकिन हाल ही में उसने अपनी माँ को सिंगापुर की सैर कराई और इस टूर से जुड़ी फीलिंग भी शेयर की है। इस शख्स का नाम दत्तात्रेय जे है। जब सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ सिंगापुर टूर की तस्वीर पोस्ट करते हुए दत्तात्रेय ने लिखा है कि विदेश यात्रा करने वाली अपनी पीढ़ी की वे पहली महिला है। दत्तात्रेय जे ने कुछ दिनों पहले अपनी और फिर अपनी मां की 2 तस्वीरें पोस्ट की है और लिखा है कि वे अपनी मां को दुनिया का दूसरा हिस्सा और फिर अपना वर्क प्लेस दिखाने के लिए सिंगापुर लेकर आए हैं। जहाँ पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि उनकी मां ने अपना पूरा जीवन गांव में बिताया है और कभी भी हवाई जहाज को नज़दीक से नहीं देखा था। उनकी मां विदेश यात्रा करने वाली अपनी पीढ़ी की पहली और फिर अपने गांव की दूसरी महिला बनी है। वह आगे लिखते हैं कि केवल एक चीज़ जो मुझे चोट पहुंचाती है वो ये है कि काश मेरे पिताजी भी इस अनुभव करने के लिए जिंदा होते। वे आगे लिखते हैं कि मैं वास्तव में उन लोगों से आग्रह करता हूं जो यात्रा कर रहे हैं, वे कभी अपने साथ माता पिता को भी लेकर के जाएं और उन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत हिस्से को दिखाने की कोशिश करें। मेरा विश्वास करो, ऐसा करने पर उनकी खुशी को आप किसी पैमाने पर माप नहीं सकते। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लेकर के विपक्षी दल लगातार हमलावर बने हुए हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तो यहां तक का आरोप लगा दिया है कि मुख्यमंत्री के पास बिहार के विकास की कोई योजना है ही नहीं और उन्हें पता ही नहीं है कि किस चीज का समाधान करने के लिए निकले हैं। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को सीधे जवाब दिया है। जहाँ सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि आज जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जहाँ उनके घर और फिर गाँव तक जाने का इंतजाम भी हमने ही करवाया है। जहाँ पहले नाव से उन्हें अपने गाँव तक जाना पड़ता था, जब उनके गांव तक जाने के लिए रास्ता का इंतजाम करवाया। खगड़िया के शहर बनने के चिराग पासवान गांव के पैतृक गांव में थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत
कल खगड़िया पहुंचे थे, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया है। इस दौरान चिराग पासवान के आरोपों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि आज कोई कुछ बोल ले, लेकिन ये वही अलौली का इलाका है जहां रामविलास पासवान के गांव जाने तक का कोई रास्ता नहीं हुआ करता था। दोस्तों, बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर जमकर के गड़बड़ी हुई है। इसकी शिकायत अफसरों तक हुई, लेकिन अफसर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके कारण हितग्राहियों को राशि वापस नहीं मिल रही है, जिससे आवास अधूरा पड़े हुए हैं। ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में साल 2016-17 में लगातार गड़बड़ियां हो रही है। हितग्राहियों की अनुमति के बिना जियो टैग करा करके राशि निकाली जा रही है और कहीं हितग्राही की मौत के बाद भी आवास की राशि निकाली जा रही है। इसकी शिकायत विकास खंड से लेकर के जिला पंचायत स्तर पर शिकायत हो रही है। इन सभी मामलों में सरपंच पति ठेकेदार की भूमिका प्रमुख रूप से सामने आई है। ग्रामीण इलाकों में बन रहे आवासों की जाँच के लिए जनपद और फिर जिला स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, लेकिन अफसरों की मॉनिटरिंग नहीं होने से लगातार गड़बड़ियां हो रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त को लेकर के किसानों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। जब पिछले दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त 26 जनवरी से पहले किसानों के खाते में आ जाएगी, लेकिन अब इसके यानी कि 13वीं किस्त का पैसा बजट बाद आने की उम्मीद जताई जा रही है। यह सरकार की तरफ से ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन को लेकर के लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक देश के करोड़ों किसानों की तरफ से ई-केवाईसी, भूलेख सत्यापन और फिर बैंक खाते से आधार सीडिंग का काम पूरा नहीं किया गया है। जब बिहार में जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी अभी तक 15,83,107 किसानों ने आधार सीडिंग और फिर भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं कराया है। जब बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या 83,29,641 है। इसमें से महज 67,40,534 किसानों ने ही आधार कार्ड का सत्यापन और ई-केवाईसी पूरी तरह कराई है। को बता दो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत केंद्र सरकार की तरफ से देश भर के किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से की गई थी, जहां इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद सरकार की तरफ से 3 किस्तों में की जाती है। ये भी दावा किया जा रहा है कि बजट में ये राशि 6,000 से बढ़ा करके 8,000 रुपए कर दी जाएगी। हालांकि इसको लेकर के सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्ट पुष्टि नहीं की गई है। यह सरकार की तरफ से किसानों का नाम सूची से हटाने की कार्रवाई पिछले कई महीनों से की जा रही है। इसी के तहत किसानों का आधार सीडिंग और भूलेख सत्यापन करना जरूरी किया गया है। यह सरकार को जानकारी में आया था कि कुछ अपात्र लोग भी गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा ले रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सीवान जिले के एक युवक काफ़ी चर्चा में है। वजह है कि उसने काफ़ी कम उम्र में अपने हुनर से अपना नाम कमाया है। हुनर ऐसा है कि आंख बंद करके चित्र बनाना हो या फिर किसी को एक नज़र देख करके हूबहू चित्र बनाना हो, ये सब कला अजमेर आलम के पास है। जहाँ अजमेर आलम इन फन में माहिर है। जहाँ वह नाम है अजमेर आलम। 22 वर्षीय अजमेर आलम सीवान जिले के एक छोटे से गांव पचलखी सुजाव का रहने वाला है। वह 3 भाइयों में सबसे छोटा है। अजमेर के पिता साहेब हुसैन किसान हैं। जब सबसे बड़े भाई बड़े का काम करते हैं, जबकि मंझले भाई पिता के साथ मिलकर के खेती करते हैं। अजमेर आलम आराध्य चित्रकला से जुड़ करके कलाकारी सीखी है। बहुत गरीब होने की वजह से वह अपने छोटे से गांव में रह करके बहुत ही सीमित संसाधनों में चित्रकला से बहुत अधिक नाम कमाया है। जब कुछ माह पहले अजमेर आलम ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की तस्वीर बनाई थी, जो काफ़ी वायरल हुआ था। जब तस्वीर वायरल होने के बाद जिसके बाद अजमेर आलम को फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने बुलाया था और मिलकर के हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया था। अब एक बार फिर से अजमेर आलम ने एक बच्चे के गाल पर सोनू सूद की तस्वीर लगाई है, जिस तस्वीर को सोनू सूद ने अपने फेसबुक आईडी से शेयर किया है, जो काफ़ी चर्चा में का विषय बना हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा का नाम सबसे अधिक चर्चा में बना हुआ है। जिस तरीके से वे पिछले कुछ दिनों से लगातार जेडीयू और फिर नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद अब चर्चा तेज है कि वे जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इसके बाद अब इसको लेकर के भाजपा की तरफ से बुलावा भेजना शुरू कर दिया गया है। जहां भाजपा के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के अंदर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और जब उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि जेडीयू कमजोर हुई है, तो फिर कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी। लेकिन सीएम नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और ये
अच्छी बात है कि वे अड़े रहें, बहुत जल्द उन्हें अपनी हकीकत मालूम चल जाएगा। इसके अलावा तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि जिस पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के पास इस तरह की पीड़ा हो तो सोचने वाली बात है कि उसके सामान्य कार्यकर्ता या फिर सांसद या फिर विधायक पर क्या बीत रही होगी। या किसी भी दल में कार्यकर्ता और फिर नेताओं की सहभागिता होती है, लेकिन वहां तो महज कुछ लोगों की बात सुनी जाती है। हम लोग तो बस यही सोच सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने कितनी दुख के साथ ये बातें कही होगी। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा यदि भाजपा में आना चाहते हैं तो फिर उस पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उनके जाने से महागठबंधन की सेहत पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अगर मांझी भी महागठबंधन से निकल जाते हैं तो भी असर नहीं पड़ेगा। साथ ही तेजस्वी यादव के फ्यूचर सीएम होने की भी बात कही है। जी हां, जीतन राम मांझी ने कहा है कि साल 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। मांझी ने चिराग पासवान द्वारा जेडीयू के नेता दूसरे दल के नेता को अपना उत्तराधिकारी मानने वाले बयान पर कहा कि जब हम महागठबंधन में हैं तो इसकी बात करते हैं, तो फिर पहले भी एनडीए के गठबंधन ने नीतीश कुमार को अपना नेता बनाया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार के अगले सीएम तेजस्वी यादव होंगे और ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि साल 2025 में चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। जहां गठबंधन धर्म की बात आती है तो फिर अपने सुविधा के अनुसार चलाया जाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सनातन धर्म की भारत का राष्ट्रीय धर्म है वाले बयान पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हिंदुस्तान और यहाँ की संविधान की विशेषता है कि अनेकता में एकता है। भाषा, धर्म, संस्कृति के अनेकता है, यही खूबसूरत है। किसी बाग में एक ही प्रकार के फूल खिले तो फिर अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार हिंदुस्तान है और कोई अगर एक धर्म की बात करता है तो फिर ये उचित नहीं है। देश की अखंडता, सार्वभौमिकता के लिए उचित नहीं है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो फिर कमेंट करके जरूर कह सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।